औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है। मैं आज की सावी की बैठक में होस्ट हूँगा आपका। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज के इस टॉपिक में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में कॉटन का, कपास का जो है हमारी मईशत में बहुत अहम इसका रोल है। तो आज की जो अभी बैठक है, इसका मकसद ये है कि जो अभी पिछले दिनों में गर्मी की एक शिद्दत आई है, जिसमें एक लू आई है और हीट वेव आई है, जिसे हम कहते हैं या लू कह लें या जिससे दर्जा हरारत बढ़ा है हमारा, तो उसका हमारी जो फसल उगी हुई है उसके ऊपर क्या इसका असर हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में ये भी रिपोर्ट हुआ है कि फसल जो है वो झुलस गई है, जो ही उसने जो था पैदा हुई उसके बाद। तो इसी सिलसिले में आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ माया नाज साइंसदान हैं माशाल्लाह, डॉक्टर जहांजेब फारूक साहब, ये सीनियर साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने का। तो मैं बिल्कुल से शुरू करते हैं कि इस मुश्किल टाइम में, चूँकि ये मौसमी तब्दीलियां हैं और पानी का भी इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इस सिचुएशन में क्या ऐसे इक़दामात हैं जिनको किसान भाई इस्तेमाल करें तो हम अपनी कपास की फसल की हिफाजत कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, इस तरह है कि इस वक्त हीट जो है लास्ट ईयर की निस्बत जो हीट का प्रेशर है, यानी हीट का जो वेव चली हुई है वो काफ़ी देर से कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है। वैसे तो कॉटन को सन लविंग क्रॉप कहा जाता है कि ये हीट को बर्दाश्त करती है और हीट में ही बढ़ती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है इसका 35 नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसकी आइडियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 40 से अबव चला जाता है और इवन बाज़ इलाकों में 50 तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो कॉटन है वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हुए कोई ना कोई हमें आउटपुट देती है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम अगर इसको देखें हीट वेव को, तो लास्ट ईयर इन दिनों में टेम्परेचर जो था वो कम था, तकरीबन 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस था। और उस कम होने की वजह से जो है यानी जो जिन्होंने टाइम से कॉटन लगाई हुई थी उनकी ग्रोथ वगैरह जो थी वो फल की तरफ ज़्यादा थी और बढ़ोतरी की तरफ कम थी। इस साल जो है वो जो जिन्होंने टाइम से कॉटन लगाई है वो तो उनकी तो ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो ये पिछले 20 दिन में जो प्लांटिंग हो रही है उसमें ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें ये है, कुछ तो पानी की कमी का सामना है पंजाब में, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोग ट्यूबवेल से बिजाई कर रहे हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम वतर काश्त करते हैं तो वतर काश्त जो है वो उसके लिए ये होता है कि या तो सुबह का टाइम चूज़ किया जाता है या शाम का टाइम चूज़ किया जाता है ताकि जो है ना वतर उड़ ना जाए। तो उसके लिए ये है कि किसानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि बिल्कुल, एक तो जैसे होता है ना कि वतर में बहुत ज़्यादा वतर को जाने ना दें, थोड़े से गीले वतर में काश्त करें और कोशिश करें कि वो एकसाम काश्त हों आजकल, क्योंकि आपने कॉटन काश्त करनी है, आप कोशिश करें कि वो वैरायटीज़ काश्त हों जो कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारी जो एक बहुत अच्छी वैरायटी जो पानी की कमी को बर्दाश्त करती है, जो आजकल पानी की कमी वाले इलाकों में लग सकती है, वो है बिहाड़ी की हमारी स्टेशन की VH 327। इसका एक तो रूट सिस्टम बहुत अच्छा है और दूसरा ये गर्मी की शिद्दत को साथ साथ बर्दाश्त भी करता है, इसकी हाइट भी जो है ना वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह हमारे दायरे की एक और वैरायटी है, उसको ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है 326, जो कि उसका अब इस वक्त सीड तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये वैरायटी भी जो इस तरह की सिचुएशन है ना उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो ऑलरेडी नॉन डॉक्टर साहब सॉरी, वैरायटी मैं है आपकी बात काटता हूँ यहीं पे ही, सॉरी। तो आपने कहा ये जो ये वैरायटी है, तो क्या ये उगाव के वक्त अपने आप को हीट से बचाती है या लेटर ऑन? इसकी थोड़ा सा जी फायदे थोड़ी सी जी बताएं। और जी बहुत अच्छा जी आपने जी पॉइंट बताया डॉक्टर साहब, जी थैंक जी। देखें, जो जिस वैरायटी के अंदर ड्राउट टॉलरेंस होती है वो उसके अंदर हीट टॉलरेंस भी होती है, यानी दोनों फिनोमिना जो है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों जो है वो दबाव के नतीजे में ही ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हीट में
ये कैसा परफॉर्म करती है और ड्राउट में कैसा परफॉर्म करती है। तो ये स्पेसिफिकली जो अप्रूव हुई है ये इसी काम के लिए हुई है। और ये हीट में इनिशियल स्टेज पे ज़ाहिर है जब इसको पानी, असल में तो पानी की वजह से आ रहा है ना जी, नीचे नमी नहीं है तो पौधे झुलसा होगा शिकार। और जो अर्ली नेचर की वैरायटीज होती हैं उसके अंदर उगने के बाद तो सलाहियत होती है कि वो बर्दाश्त कर जाती है हीट को। लेकिन जब इनिशियल स्टेज पे ही अगर सीडलिंग स्टेज पे कॉटन है और उसको टेम्परेचर जो है वो 45 मिल रहा है और वो जो जबकि उसको 35-38 के दरमियान या 40 के दरमियान होना था, तो वो अपनी रेंज से बाहर जा रही है तो उसका नुकसान होता है पौधे को। अच्छा, इसके साथ नियाब की एक वैरायटी है 878, जो कि तकरीबन 5 से 7 से तकरीबन 10% एरिया पे पाकिस्तान में लग रही है। वो भी एक ऐसी वैरायटी है जिसमें हीट टॉलरेंस काफ़ी मौजूद है। और उसमें ये है कि इसमें उसका बोल साइज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हीट वाले इलाकों में वो उसकी सक्सेसफुल यानी सक्सेस यानी कि स्टोरी में ये आती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 10% एरिया में है। उसके सब अलावा ये जो आपने नायाब की बताई है ये 878, तो चूंकि पहले हमारे जिम्मेदारों को नायाब 78 याद है। हाँ जी, हाँ तो जी, ये हाँ उस जी। तरह की मिलती जुलती वैरायटी है? हाँ जी, कुछ जरा बताएं जी। नहीं हाँ जी। नहीं, मिलती जुलती तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जाहिर है एक बहुत बड़ी सक्सेस थी नियाब 78, पाकिस्तान के मैक्सिमम एरिया पे लगने वाली आज तक की सबसे कामयाब वैरायटीज में से एक वैरायटी थी। तो लेकिन वो उससे मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि ये हीट को बर्दाश्त करने वाली है, इसकी काफी ज्यादा प्रोडक्शन आती रही है और स्टिल ये एक अच्छी वैरायटीज में इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा IUB13 एक बड़ी अच्छी वैरायटी थी जो कि अब तकरीबन उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है, लेकिन वो भी गर्मी वाले इलाकों के लिए बहुत अच्छी थी। और ये BS15, ये सारी अप्रूव्ड वैरायटीज में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अनअप्रूव्ड वैरायटीज लगाते हैं। जैसे मोस्टली लोग लगाते हैं SS32, उसको भी कहते हैं। मतलब शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। ये एक BH327 और उसके अलावा जो है हमारे अच्छा, बीच पास। में आपकी ना आवाज रुक गई थी, आप जरा दोबारा कुछ बता दें वैरायटीज का नाम, बीच में आपकी आवाज हाँ स्टक। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं बता रहा था नियाब 878 का बता रहा था, IUB13 का बता रहा था, BS15 का बता रहा था, BH327 का बता रहा था, FH326 का बता रहा था। और आजकल एक हमारी जो वैरायटी रिसेंटली अप्रूव हुई है वो FH490 और 492 है। मैंने उसका जिक्र इतने जोर से इसलिए नहीं किया कि उसका अभी ये अप्रूव हुई है, तो इसका बहुत ज़्यादा सीड अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लोगों को ये वाली वैरायटीज अवेलेबल होगी और इनमें गर्मी की शिद्दत के साथ साथ सकिंग पेस्ट भी कम आता है। तो ओवरऑल ये है कि हीट में ये कोशिश करें कि जो एक तो मैंने वतर काश का बता दिया था, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि अगर बेड्स पे काश किया है तो तीसरे दिन जो आपने पानी लगाना है वो कोशिश करें कि सुबह सुबह या शाम के टाइम लगाएं। दोपहर के टाइम पानी लगाएं, जब उगाव मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर जो है ना कोशिश करें कि वीकली पानी देते रहें। तो उम्मीद तो बहुत है कि ये पौधे जो है अगर ये वैरायटीज भी सिलेक्ट हो जाए और साथ पानी का वक्फा कम कर दें, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है, 15-15 दिन का वक्फा नहीं बर्दाश्त करेगी कॉटन, तो वो तो दबाव में आप जाए। कह रहे हैं अगर पहला 15 दिन, पानी जो है वत्तर के लगाने के बाद 3 दिन बाद दे दें? 3 दिन में तो अभी उगी होगी या उग रही होगी फसल? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बताया है बेड, जो बेड्स पे लगाते हैं ना कॉटन, जी जी जी, वो तीसरे दिन पानी लगाना है। ठीक वो है। चौका यानी जिन चौपा जब जिन कहते हैं, चौपे वाली। चोपे वाली जो है ना वो जब वो निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी हीट है वो तीसरे दिन निकलनी शुरू हो जाएगी। आप तीसरे अच्छा, दिन की शाम को पानी लगवा दें कि वो उग रही है। ये ना हो कि आप एक 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 12 घंटे का डिले करें और वो उगने के साथ ही वो लू वगैरह चल रही है तो वो आते ही जो है ना वो उसका शिकार हो जाए, क्योंकि 24 घंटे वाला स्प्रे भी किया होता है उस पर, तो उसका भी स्ट्रेस होता है। तो उसको पानी टाइम से लगाएं। और जो हम वतर काश में रिकमेंड करते हैं कि 35 से 40 दिन बाद पानी लगाएं, उसको भी वक्फा जो है ना वो 35-40 दिन की बजाय 30 दिन कर दें, यानी 30 दिन के बाद पानी लगाएं 40 दिन की बजाय।
क्योंकि जितनी ज्यादा हीट है ये, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस है लास्ट ईयर की निस्बत, तो उसको देखने के लिए आपने उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है अपने आप को। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ये भी है कि कुछ बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स में दो बायोस्टिमुलेंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि स्ट्रेस रिलीवर भी कहे जाते हैं, और इसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया अपने फील्ड में, जहाँ पे छोटी फसल है और वो दबाव का शिकार है, तो उसको निकालने के लिए हम मोस्टली ईज़ाबियान स्प्रे करते हैं। ईज़ाबियान जो है वो एक बायोस्टिमुलेंट है और ये सिंजेंटा का है, और साथ इसके स्वाद एग्रो का सी मैक्स है। ये इनकी मैं डोज भी बताता चलूँ। ये जो बायोस्टिमुलेंट्स हैं, एक 330 ml है फी एकड़, जो कि इसको कहते हैं अपना स्वाद एग्रो का जो है सी मैक्स, इसकी 330 ml पर एकड़ है, और जो ईज़ाबियान है उसका 400 ml पर एकड़ है। तो ये दोनों जो है ना बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने पानी लगा रहे हैं साथ, और साथ ये वाला अगर अप्लाई कर दें, एक दफा अप्लाई कर देंगे तो कॉटन जो है काफी संभल जाएगी। ये स्प्रे तो करना है या इसको अपने पानी के साथ फ्लड करना है? नहीं, ये फोलियर है, फोलियर है। फोलियर है, ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये हमें इस वक्त, चूंकि ये बिल्कुल गैर मामूली टाइम है, गैर मामूली हालात हैं, तो हमें थोड़ा सा इस फसल को, जैसे नहीं तो छोटा नन्हा बच्चा होता है उसे बड़ा संभाल के रखना है, इसको संभाल के रखना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और चीज सर बताएं कि इसके अलावा जो मतलब कोई जिसमें कोई जमीन पे अगर हम कोई कवर डाल दें, या ट्रैश है, या उसे क्या कहते हैं जो पहले हम तो मल्च कहते हैं, मल्च कहते हैं। मल्चिंग, तो मल्चिंग का कोई है आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी देखिए ये कटाई मल्चिंग हुई तो है तो जी जी मल्चिंग करते हैं कुछ लोग, जिसमें कोई लोग आगे जाके पराली वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन पराली तो इस वक्त अवेलेबल नहीं होगी। कोई भी मल्च जो है उसका कम एक्सपेरिमेंट किया होगा तो फिर ही कोई बंदा बता सकता है। वैसे एग्रोनॉमी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और हमने एक दो दफा किए हैं इसके ना एक्सपेरिमेंट मल्च के ना, मुख्तलिफ स्ट्रा वगैरह हमने उसके ऊपर डाल के देखा है। उससे ये हमने देखा है कि नॉर्मली हम कह तो देते हैं कि ये डाल दें, लेकिन उसका एक नुकसान हुआ है कि वो पौधे की ग्रोथ वगैरह हमने देखा है। हमने वो एक ऊपर वीड्स का एक्सपेरिमेंट भी किया था, कि जिसमें वीड्स भी रखी थी हमने, कि भी वीड्स पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना, और फिर हमने एक मल्च वाली एप्लीकेशन की थी कि इसका वीड्स पे क्या असर होता है और कॉटन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और ये पानी कितना बर्दाश्त करने की साइड है। तो इसमें कोई खास ऐसा मेजर डिफरेंस बहुत ज्यादा यील्ड का या हीट को काउंटर करने के लिए ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि इसने इतनी शेडिंग रोकी है, इतना किया है। ये काफी ज्यादा ईयर्स चाहिए आपको, 2 या 3 साल चाहिए इसको। अगर आपने मल्चिंग है तो पूरे 4-5 एकड़ पे ये करके फिर ही हो सकता है। ये एक छोटे ब्लॉग पे हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे थे कि ये मतलब हरबे हैं जो फार्मर अपने लेवल पर कोई ना कोई कर सकते हैं कि जी ये अभी महीना अभी मई का चल रहा है, तो जिसने अभी सोइंग नहीं की, जिसने अभी सोइंग शुरू करनी है, उसके लिए क्या है? तो ये उससे चूंकि इतना तो फैक्ट मौजूद है कि जब आपकी कवर ऊपर होता है तो नीचे जो है एक तो जमीन का टेम्परेचर भी थोड़ा सा रह जाता है, दूसरा वो उतनी एवापोट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, पानी इतना नहीं उड़ रहा, ठीक है जी, वो जगह इतनी जल्दी सूखती नहीं। लेकिन अब तो टेम्परेचर इतना हैवी है, वो मतलब 48, जिसमें तो कहते हैं अंडा बाल हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी, तो जबरदस्त है। तो नहीं, आई थिंक बहुत इसमें अच्छा है। जी जी मल्चिंग जो है ना, वो फिर एक जाहिर है वो लेबर इंटेंसिव जॉब ही है। अगर जी तो कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, जी और जी वहाँ पे ये चीजें मल्च वगैरह अवेलेबल है, किसी किस्म का है जो स्ट्रा या कुछ भी ऐसा वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नियर बाई प्लेसेस में नहीं पता कि किस इलाके में किस तरह के ये चीजें अवेलेबल हैं जो एज मल्च यूज हो सकती हैं। तो अच्छा, अगर दूसरे चाहे आपके सवाल पे सर, कि अगर हमने चूज करना है ड्रिल करने और चोपा लगाने में, तो अभी हीट से बचने के लिए दोनों में से कौन सा मेथड ठीक होगा? बेहतर ये है कि बेड्स पे कास्ट किया जाए। बेड पे चोपा लगाएं, बेड पे, जी ठीक है हाँ हाँ सर। जी, क्योंकि जी हमने ये ड्रिल कास्ट जो है ना इस टेम्परेचर में, जिसके पास मजबूरी है ना, वो भी कोशिश करे कि वो
बहुत ज्यादा वतर में यानी गीले वतर में उसको ड्रिल करे, यानी कि नमी होनी चाहिए, और सुबह सुबह और शाम के टाइम मैंने बताया। और जो बेड वाली काश्त है उससे ये होता है कि आपने चोपा लगाया, पानी लगा दिया आपने, उसकी वो सतह तक पानी पहुंच जाता है। और फिर मैंने ये कहा कि आप तीसरे दिन लाजमी पानी लगा दें, निकलना शुरू हो जाती है कॉटन। जब उसको ये नमी मिल जाएगी तो उसका ये क्रिटिकल स्पेल है जो उसके मरने का, हम समझ रहे हैं ना कि नन्हा पौधा निकलता है तो वो उगते ही मर सकता है। तो इसके लिए एक ये भी है कि आप जो सीड होता है ना, सीड सीड की हेल्थ भी बहुत जरूरी है इस फैक्टर में। ये अलोन वैरायटी जो है ना, अगर आपका सीड कमजोर है, उसकी जर्मिनेशन कम है और उसकी विगर कम है, तो उस सीड से भी अवॉइड करें जिसका रिस्क है। कोशिश करें कि 80 से 90% जर्मिनेशन वाला बोल्ड सीड हो, जो कि ग्रेडेड हुआ हो, उसको आप अवेल करें अगर आपने कोई भी बेड प्लांटिंग करनी है या दूसरी प्लांटिंग करनी है। क्योंकि ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपका सीड हेल्दी नहीं है तो ऊपर से हीट आ गई है और ऊपर से आपने इसको वीडीसाइड अप्लाई भी करना है, तो फिर आपको डबल नुकसान होने का अंदेशा है। और ये वीडीसाइड जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ना, जो आप 24 आवर्स में बेड सोइंग पे अप्लाई करते हैं, वो वीडीसाइड की डोज भी जो है ना, वो कमजोर जमीनों में अगर आपने डुअल गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 से 600 से ज्यादा डोज नहीं रखनी, क्योंकि इसकी रिकमेंडेड डोज 800 है। भारी जमीनों के लिए 800 है, कमजोर जमीनों के लिए आप 500-600 से ज्यादा ना करें। और अगर ये आप कर लेंगे तो फिर आपका उगाव तेजी से होगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा और बता दीजिए, कमजोर जमीनें जो रेतली जमीनें हैं, इसमें हमारा कौन सा इलाका है? ये जो लिया, बखर, मियाँ वाली, हाँ इन जी, इलाकों में जो है हम डुअल गोल्ड जो है आप कह रहे हैं कि 500 से 600 मिलीलीटर से ज्यादा ना इस्तेमाल करें, ठीक है? हाँ जी, यही कहना चाह रहे हैं सर? हाँ जी जी, यही कहना चाह रहा हूँ कि भावलपुर जितने की भी तरफ रेतले जाते के, हैं वहां पर भी हमारा चूंकि इस तरह की जमीन है, भावलपुर है, हाँ और थोड़ा सा हाँ जी, स्पेसिफिक बता दें ताकि फार्मर अपने हिसाब से समझे, क्योंकि ये सेशन होता है सावी का फार्मर के लिए, तो हाँ उनको जी, उन में हाँ जी, आसान। बिल्कुल। ये जो आपने जिन इलाकों को मेंशन कर दिया है ना, ये वही इलाके हैं जहाँ पे सॉइल्स वीक है। इवन ये आपका हारूनाबाद का एरिया जो है ना, वहाँ पे भी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा, कॉटन अच्छी होती है लेकिन सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पे बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे अगर आपने डुअल गोल्ड अप्लाई करनी है, हाँ, ये एक मैं मिक्सचर बताता चलूँ कि जो बहुत अच्छा जा रहा है, वो कैंसो एजी का टॉप मैक्स के नाम से, उसमें पेंडी मैथिलीन और मेटोला क्लोर का मिक्सचर है। उसकी डोज 900 ml पर एकड़ है। वो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसको आप डोज को 150 पर टैंक के हिसाब से करें। और वो उससे ये है कि उस पे बहुत, एक तो उसका रिजल्ट अच्छा है और उसका स्ट्रेस नहीं। ये हम तकरीबन यहाँ पे 150 का मतलब होता है कितने ढक्कन पाने सर? थोड़ा ढकना ही दस दे सारी। 5 ढक्कन पाने ने 5 ढक्कन एक पाने, टैंक, ठीक है जी। एक 20 टैंकी लीटर की लेने के टैंकी 5 च ढक्कन। हाँ, 20 लीटर की टैंकी च 5 ढक्कन पाने। अच्छा अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये पिछले बार ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪਰੇ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ हाँ ਕਿ हाँ ਸਪਰੇ। जी, स्प्रे ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ हम ਇਸ तो की ਤਰ੍ਹਾਂ, मतलब सर जी कि कोई हाइट ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ करने का कह रहे हो या जी जी? ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟਿਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੇ। ਅਗਰ ਉਹ अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਪਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੁਝ ਤੇ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁਹਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁਹਾਰ ਸਟਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁਹਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਪਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀ-ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। आई थिंक तो बहुत अच्छी गल की सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਜ਼ਰੀ, ਬਿਲकुल ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਵਲपुर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक ऑन करें जरा, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, कभी रेगिस्तान वाले इलाके में, स्पेशली चोलिस्तान में, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप बता सकते हैं? जी डॉक्टर यूसुफ साहब। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे कहा, जैसे अजान हो रही थी तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब का ना, हम ये बड़ा सेशन हमेशा फ्रूटफुल होता है तो इसको सुनना चाहिए ना। बहुत मेहरबानी तो थैंक यू। तमाम पार्टिसिपेंट को सलाम। कॉटन के हवाले से मैंने तो अभी जस्ट इसमें इंटर हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि बात कहाँ से शुरू हुई है और अब तक क्या डिस्कस हुआ है। हीट ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਤੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂ ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜਕੱਲ ਜੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ डॉक्टर साहब। इंदा एक तो बेहतरीन जड़ा तरीका है ना, वो है इंदा कि असा सोइंग टाइम को फोकस करना है, ठीक है। असा हमारे इलाके में, मैं उर्दू में बात करूंगा ताकि लोग सुन रहे हैं, हमारे इलाके में इसको तकरीबन 3-4 पानी लग चुके हैं, सोइंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 70% 80% चोलिस्तान में सोइंग हो चुकी है हमारे यहाँ। तो वो इस हीट वेव से जर्मिनेशन, जो पौधा जैसे जमीन से निकलता है ना, तो वो सबसे ज्यादा वो होता है, उसमें उस पर इफेक्ट होता है उसका। और अगर वो पहले 15 दिन आपने मैनेज कर लिए हैं, पौधा उसकी बर्निंग नहीं हुई लीफ की, और उसके जर्मिनेशन के बाद, सून आफ्टर जर्मिनेशन, तो फिर ये पौधा जो है ना शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है। फिर इसकी स्टेज आती है फ्लावरिंग की। उससे पहले इसका गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ती, अगर आप इसका वाटर जो पानी है वो मैनेज कर लेते हैं तो एक तो इसका यही तरीका है कि तमाम जितने हमारे किसान सुन रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उसको अर्जेंट बेसिस पे इसकी जो है ना सोइंग शुरू कंप्लीट कर लें सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ रेतले इलाके में आपकी जो है वो आप क्या कहते हैं, ये जो बेड्स हैं वो नहीं बनती है, मसला आपको आता है, दरपेश होता है कि उसका फिर हल? अभी हम ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर अपना जहांगीर साहब के, चूंकि अभी अगर हीट आई है तो हमें थोड़ा सा, अगर ये ऑप्शन अगर वो खेलियों पे लगाने वाली, वो फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब, आप जरा रिपीट करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि बतर काश जो है वो, जिस तरह सर ने बताया कि अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी स्विंग को कंप्लीट कर लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना आगे जाते जाएंगे, जाहिर है, मैं तो बतर स्विंग जो है ना इस स्टेज पे रिकमेंड ही नहीं करता। अगर आपके पास ऑप्शन खेलियों वाली है तो उसी को यूज़ करें, आपकी उगाव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर आप उसको फौरी पहले आप इरिगेट करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप इरिगेट कर देते हैं तो वो जर्मिनेशन श्योर हो जाएगी। और अगर लो भी चल रही है तो आप सीड रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, 3 से 4 सीड लगाएं, ताकि वो अगर आपकी कोई सीड्स वगैरह डैमेज भी हो तो आपके पास बैकअप सीड, यानी बैकअप सीड वो 4 की सूरत में, अगर एक डैमेज होता है तो आपके पास थिनिंग हो सकती है, लेकिन दोबारा काटन की प्लांटिंग, काटन एक दिन लेट होते हैं तो समझे 1-2 मन आप कम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अच्छा जितनी, हाँ जी, अगर आप जितना लेट करिएंगे, आपने वेदर तो 6 महीने की फसल है, आप कैसे काउंटर करेंगे? अभी तो मई चल रहा है, जून आना है, फिर जुलाई की साथ हाई टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी आनी है, तो आप लेट करते जाएंगे तो ये एक स्टेप, एक दिन जो है ना आपका लेट होने से आपकी 1-2 मन पैदावार जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 15 मई तक मुकम्मल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो सीड वाली बात की ना, ये एक सीड ज्यादा थोड़ा सा लगा दें, या एक की जगह 2 या 3 सीड लगा दें, या मतलब मेरे ख्याल उससे पहले थोड़ा सा वो जर्मिनेशन भी टेस्ट कर लें कि सीड ऐसा हो जो जर्मिनेशन वाला। पिछली दफा हमारे डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर शफीक साहब, उन्होंने भी थोड़ा सा एक टेस्ट बताया था कि पानी में भगोएं सीड, और जो सीड उतने तरना शुरू हो जाते हैं वो आप निकाल दें, ठीक है, उनका वेट कम जो होता है तो उनकी
इतना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा अगर इस पे दोबारा आप अपनी रोशनी डालें सर, थोड़ी हाँ सी। जी, ये ना, एक तो जाहिर है उन्होंने कहा कि बीज ऊपर जो आ जाता है वो वैसे वो जर्मिनेशन के काबिल होता है, लेकिन चूंकि ये हीट उसकी कोई उसकी विगर नहीं होती, तो वो फिर अगर आप इस स्टेज पे पहले तो लग जाएगा, फिर अगर अर्ली लगा रहे हैं तो वो लग सकता है। जर्मिनेशन वगैरह टेस्ट किए हो तो वो पता चल जाता है। दूसरा ये है कि अब इतना टाइम नहीं है कि आप जर्मिनेशन जो है ना वो आप टेस्ट करें। आपको सीड देख के पता चल जाता है। मोस्टली गोल्ड सीड जो होता है ग्रेडेड सीड है। ज़ाहिर है जो बंदा सीड लगाता है, कॉटन लगाता है, उसको ये अवेयरनेस तो होती है कि ये सीड की है। बिल्कुल रिस्की सीड इस्तेमाल ही ना करें। 80 से 90% जर्मिनेशन से कम वाला गोल्ड सीड ग्रेडेड, जिसमें जैसे उन्होंने बताया कि ऊपर वाला सीड बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें और 3 से 4 सीड यूज कर लें। अगर आप 5 kg में लगा रहे हैं तो आप 7 kg में लगाएं, और थोड़ा सा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी करीब कर लें। यानी अगर आप लगा रहे हैं 1.5 फुट पे लगा रहे हैं, नॉर्मली 15 अप्रैल में हम मुख्तलिफ वैरायटियों का मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस स्टेज पे आप जो है ना 1 फुट पे रखें कॉटन। अच्छा जी, ये और बहुत अच्छे हाँ मैसेज जी, है ये कि आजकल जो है ना उसका हम 1 फुट पे लगाएं कि ताकि जो है अगर जर्मिनेशन कम भी होगी तो प्लांट स्पेस है ना वो कट जाएगी। ये हमारे हाँ एक जी, साहब ने फोन ये हाथ हैंड रेज किया है क्वेश्चन पूछने के लिए। जी मियां असलार साहब, अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मियां सलार अख्तर बात कर रहा हूँ, मैं ज़िला राजनपुर से। मैंने कपास काश की हुई है सर 3 एकड़ पे। अब वो 40 से 45 दिन की हो चुकी है। तो उस हवाले से बताया कि अब जो हीट वेव आने वाली है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस हवाले से हमें क्या एहतियाती तदाबीर की जाए। हाँ और जी। सर मैंने देखा है कि भी उसके ऊपर ना ब्लैक कलर के बग का भी हमला हो चुका है, उसके हवाले से भी हमें रहनुमाई करें। उसका फूल जो है ना, वो जो हमारी कपास का है, वो टूट के नीचे गिर रहा है, सूख जाता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया असलार आपके साहब। आपके सलार साहब, मैंने दोनों क्वेश्चन सुन लिए। एक तो जो पहले मैंने सारा कुछ बताया है वो इब्तदाई दौर पे जो फसल होती है ना उसकी प्रिकॉशन है कि उगते मार रहे हैं, छोटी फसल है, 15 दिन की फसल है, उसको कैसे टैकल करना है। अब आपने बताया कि आपकी फसल 40 दिन की है, तो जाहिर है 40 दिन की फसल है तो उसमें गुड्डी, फुल गुड्डी जो है ना वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप उसको हम स्केरिंग भी कहते हैं, गुड्डी भी कहते हैं, डोडियां भी लोग कहते हैं। तो इस स्टेज पे हीट वेव जो है ना आपका फल गिरा सकती है। इसको मैंने शुरू में एक स्प्रे रिकमेंड किया है, इसका ईजा बयान का और सी मैक्स का। ईजा बयान 400 ml और सी मैक्स 330 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। और फर्टिलाइजर अगर आपने नीचे डाल दी हुई है, एक बैग डीएपी वगैरह आप नॉर्मली डालते हैं, अब आपने पता नहीं कौन सी डाली है, अगर आपने वो डाली हुई है तो बिल्कुल ठीक है। अब इस वक्त आप जबरदस्त यूरिया के नाम से एग्रो की यूरिया आती है, वो आप एक तो अप्लाई करें 30 kg पर एकड़ के हिसाब से। अगर जबरदस्त यूरिया अवेलेबल नहीं है तो आप 30 kg यूरिया इस्तेमाल करें। यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप समझते हैं कि हम समझते हैं कि अगर आप यूरिया ज्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर उससे ये प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है कि वाइट फ्लाई का आउटबर्स्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हम नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है एक बैग, ये मैंने चारों ऑप्शन बताई हैं, ये जो अवेलेबल होगी आपने ये कर देनी है। यूरिया की मिकदार 30 kg से नहीं बढ़ानी। और आपने जो है इसमें अमोनियम सल्फेट एक बैग डाल सकते हैं, तो वेरी सबसे बेस्ट पहली ऑप्शन ये है। अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट नहीं है तो अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं आप, ताकि आपकी जो है ना पौधे मजबूती में पत्ते तेजी से बने। और क्योंकि आपके पास अब खुराक पौधा तेजी से बनाएगा तो उसको फल वगैरह उसका ठहरेगा। अच्छा, दूसरा आपने ये ब्लैक कलर की बग बताई है, ये इस साल सॉरी, पहले सबसे आपका ना बड़ा। इस पे जो फर्टिलाइजर का आपने प्लान दिया है इसमें थोड़ा सा बता दें कि इसको फ्लड करें या इसको छटा करें। छठे में अक्सर हम देखते हैं बेहतर बेहतर कि बेहतर सबसे बेहतर ऑप्शन फ्लड की है। करें फ्लड, या आई थिंक उससे बहुत अच्छा होगा आपके जो है ना पौधे को वो खुराक मिलेगी। तो हाँ उससे जी जो बिल्कुल, जी जी फॉर ठीक है। अवेलेबल। और यूरिया के लॉसेस भी नहीं आएंगे, जो आप उसमें केरा करेंगे तो वो तो उड़ जाएगी इतनी गर्मी में। तो जी जी बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करते कि आप फ्लड के अलावा यूज करें। अमोनियम सल्फेट बेहतर ऑप्शन है, इसलिए मैंने बताया सबसे बेहतर ऑप्शन हुआ है। तीसरे नंबर पे यूरिया, चौथे नंबर पे मैंने जबरदस्त यूरिया का।
अच्छा, दूसरा ये जो इन्होंने डस्की बाग है, ये आ रही है, ये काफी लॉसेस करती है और ये स्केरिंग और यानी इसको डोडियों को गिराती है। इसके लिए ये 200 ml क्लोथिनाडिन प्लस 250 ml क्लोरपेरिफास, इसका मिक्सचर जो है ना वो करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है क्लोथिनाडिन प्लस अमीडा क्लोप्रिड। अमीडा भी 200 ml और 200 ml क्लोथिनाडिन, ये कॉम्बिनेशन भी यानी सॉफ्ट भी है और इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। हमने ये हमारे भी इधर फार्म पे प्रॉब्लम था और हमने इसको इसमें किया है, अप्लाई किया और उसके थोड़ा सा बाद आप बताएंगे कि क्या मतलब अभी फर्ज करो वो इनके थोड़ा देख के बताएं कि ये कितने पौधों पे इतना मसला है, ये किसी एक नौकर में है या पूरे खेत में है, क्योंकि इसका कोई मतलब जो है इकोनॉमिक्स भी तो देखनी है। कितनी 3-4 स्प्रे हम इकट्ठी कर देंगे पहली गो में तो बहुत महंगाई नहीं हो जाएगी? तो हम तो पहले ही चाहते हैं कि जिम्मेदार किस तरीके से जो है ना अपनी ये फसल ऐसी ये हो जो मुनाफा बख्श हो। ये प्लीज। ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो क्लोथिनाडिन है ना, ये 200 से 250 रुपीज में तकरीबन अवेलेबल है, मैक्सिमम 300 की है। और क्लोरपेरिफास का लीटर 1100 से 1200 है और वो आपने सिर्फ 250 ml यूज करना। तो आप देखें तो 500 550 रुपया खर्चा है। अगर आपका एक स्केयर एक टीना पर प्लांट मिस हो रहा है तो आप इसकी इकोनॉमिक्स देखें। अगर आपके 12,000 पौधे हैं और अगर आपके 6,000 पौधों पे अटैक है तो 6,000 स्केयर गिरेंगे तो 6,000 फूल भी गिरे। और 6,000 फूल अगर आपके गिर रहे हैं तो एक एक टिंडे का वजन अगर 3 ग्राम है तो 18,000 ग्राम आपका लगाएं आप उसको, तो आपकी काफी पैदावार जो है 1 मन, आधा मन, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक आपके लॉस आए। तो अच्छा। इसको ये 1 मन अगर आपका लॉस होता है, उधर आपकी कॉस्ट 500-600 रुपये है और यानी आप उसको स्प्रे भी करते हैं तो 1,000-1,200 रुपये आएगा। अगर आपका 1 मन बच जाता है तो अगर 1 मन की प्राइस 5700 जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है तो आप देखें कि आपका 4,000 रुपया, 4500 रुपया फिर भी सेव हो रहा है। और ये से बड़ी सेफ स्प्रे है और इनका बेनिफिशियल इंसेक्ट पे भी कोई नुकसान नहीं है। बेनिफिशियल इंसेक्ट, लेकिन डस्की बग का कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि ये स्केयर्स के अंदर बैठी होती है और ये ऑटोमेटिकली कोई चीज इसको नहीं खाती। मैंने नहीं इसको देखा। अगर कोई प्रेडेटर है, कोई बंदा रिपोर्टेड तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेस्ट बना हुआ है और ये काफी नुकसान करता है और तो ये क्वालिटी भी खराब करता है। आई थिंक बहुत आपने डॉक्टर साहब इसका जो है ना तफसील से जवाब दिया जी। सलार साहब आप को ये अपना मुनासिब जवाब मिल गया या आप दोबारा कुछ चीज पूछना चाहते हैं? जी जी सर, मुनासिब जवाब मिल चुका है, लेकिन कपास जो है ना उसके अंदर जड़ी बूटियां का जो डीला है वो भी यानी कि ज्यादा है, यानी कि कुछ इस तरह का। अब वो डीले की गोडी वगैरह भी की है एक दफा, फिर दोबारा से हो गया कुछ, यानी कि बारिश वगैरह हुई थी हमारे यहाँ। और ये भी है, ईजा बयान का एक स्प्रे वगैरह किया था। तो उसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशन है या फिर सिर्फ यही, यानी कि ईजा बयान और सी मैक्स वगैरह करें? आप सी मैक्स कर लें, अगर ईजा बयान किया ना तो सी मैक्स कर लें। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर ढीला वगैरह है, आपकी क्रॉप की हाइट कितनी है? सर ये मेरी क्रॉप की हाइट सर 1 से 1.5 फुट है, होगी है। अच्छा, ये ना अभी आप डीले के लिए अगर आप कोई स्प्रे करेंगे तो उसने उसने ना स्प्रे से भी नहीं भरना। आप इस तरह है कि जब ये क्रॉप आपकी तकरीबन 2.5 फुट या 3 फुट के करीब हो जाए, 2.5 फुट के, आप स्प्रे अब भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी जो स्प्रे करने वाले की महारत है ना वो बहुत काम आएगी। उसके लिए एक स्प्रे है इनका, जाफर एग्रो का, उसमें अमोनियम साल्ट है, ग्लाइफोसेट अमोनियम साल्ट। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको भी याद आता है तो बताता हूँ। अगर वो आप कर दें ना और वो पौधे को बचा के करना, शील्ड लगा के कर दें, तो आपका डीला जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो 1 kg की पैकिंग होती है, उसमें आपने 6 टैंकियां बनानी है उसकी और पौधे को फोम नोजल यूज करते हुए
पौधों को बचाते हुए आपने स्प्रे करना है। डीला जहाँ पे है उसको टारगेट करना है, कॉटन को टारगेट नहीं करना। अगर आप ये कर लेंगे तो डीला खत्म हो जाएगा आपका। मीरा उसका नाम जी ये मीरा है। हाँ जी, मीरा नाम है मीरा उसका। का है, लेकिन अब उसका नाम जो है ना वो चेंज हुआ है। अब उसका नाम मीरा नहीं है, अच्छा ये ठीक है। पुराना नाम है। जी जी, इमरान शेख साहब भी आ गए। इमरान साहब आ गए तो हम इनसे ही पूछ लेते हैं। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने हमें हमारी बैठक ज्वाइन की है, तो आप जरा माइक ऑन करें और जरा थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि फार्मर को जो नोजल की जो सिलेक्शन है क्या पता होता है कि नहीं होता, ये थोड़ा उसके बारे में बताएं। नोजल बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुफीद मशवरा है जो आज डॉक्टर साहब ने बताया है। इमरान साहब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो फार्मिंग के साथ बहुत जी, वो कहते हैं कि सबसे समझदार बंदा मेडिसिन लेने जाता है और सबसे जो घर में फारिग बंदा होता है उसे कहते हैं आप पेस्टिसाइड अप्लाई करें। तो ये नोजल तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे तो टैंकी लीक हो रही होती है, उन्होंने 250-300 रुपया लेना होता है, वो अपनी जान छिड़वाते हैं जो करने वाले हैं, और खर्चा फार्मर का हो रहा होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये काफी मुश्किल काम है फार्मर को इसकी अवेयरनेस, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो किराए पे स्प्रे करवाते हैं, तो मशीन उन्हीं की होती है, मेंटेनेंस उन्हीं की है, और उनको तो ये भी नहीं पता कि आपने फ्लड जेट या टी जेट या हालोकॉन, यहाँ पे तो वो जी 6 सुराख वाला फुहारा और टक वाला, तो ये कोई नहीं पता कि वीडिसाइड के लिए कौन सी है और दूसरी कौन सी है। इसमें एक कंपनी थी हमारी नेशनल, उन्होंने नोजल साथ देना शुरू किए थे, हालांकि वो 10 रुपए की नोजल है। तो अगर कंपनी इसमें थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को शेयर करें फार्मर के साथ, स्पेशली जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वो 10 रुपए की नोजल है, तो जिस जो मेडिसन हो उसके साथ अगर वो नोजल दें तो उससे भी काफी अवेयरनेस आ सकती है। बहरहाल मेन प्रॉब्लम ये है कि टैंकी जो है वो फार्मर की मोस्टली होती ही नहीं है, खास तौर पे जो फार्मर 5-10 एकड़ से ऊपर वाले हैं ना, तो आजकल वो ग्रुप्स बने हुए हैं, 4 स्ट्रोक मशीन है, उन्होंने जनाब वो 8 बंदों का ग्रुप है, तो उन्होंने 40 एकड़ जो है ना वो 5-6 घंटे में करके तो जी मेरे ख्याल में इमरान साहब आपका माइक बंद हो गया, हाथ लग गया आपका। लेकिन हम चूंकि हाँ ये जी, साहब, वो हाँ साहब यही कोशिश करें कि हम ये अवेयरनेस को किसी पहुंचाएं, क्योंकि ये जो है ना मैसेज, वो कहते हैं ना सोना तभी बनता है जब छोटी छोटी थोड़ियां लगती हैं, एक एक थोड़े से सोना नहीं बनता। तो इसलिए हम जिम्मेदार को ये समझाने का कि छोटी छोटी थोड़ियां मारे, वो छोटी छोटी थोड़ियां जो है वो हर जगह से सेविंग, कि आपने वो वो नोजल चीज। फार्मर अफोर्ड नहीं करता, जी जी बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है जी। सर, ओवर थोड़ी टू डॉक्टर खालिद। आप बीच में आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, तो लेकिन एक आपके मैसेज मिल गया कि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इमरान साहब के ना। जिम्मेदार को अपना फसल से पहले, हमने शुरू में बात किया, पहले सीड की बात की, डॉक्टर मलिक यूसुफ साहब ने बात की, उसकी सोइंग टाइम की बात की, और डॉक्टर साहब ने बात की है कि मतलब उसका जो सोइंग मेथड जो है, तो उसके बाद ये सारे फैक्टर जो है ना शामिल होते हैं। तो अगर वो 100% लेना है, 100% में जो है ये हर चीज का जो है ना हिस्सा है। तो इसलिए ये सावी की यही कोशिश है कि हम ये मैसेज जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, और वो पूछें। ये इस मैसेज इसमें पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ये फोरम इसलिए हमने किया है कि लोग इसमें आए, अपने सवाल पूछें, अपनी ज़बान में पूछें। ठीक है जी, हमारे सिंध से जो कोलीग हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सिंध में माशाल्लाह और बहुत। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज थोड़ी सी, सॉरी मैं आपकी बात करूं, इसमें ये चीज इंक्लूड कीजिएगा कि मैंने कहा कि जो जेनेरिक कंपनीज है ना उनकी सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है, R&D या तो है ही नहीं, या डमी डमी कोई रिटायर्ड बंदा उन्होंने रखा है जी, ये हमारी R&D है जी, वो भी उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा बहुत, जो जेनेरिक कंपनीज है तो वो उनका टारगेट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है कि ब्लैंकेट स्प्रे करवाएं जितने भी हो सकते हैं। जबकि जो हमारी मल्टीनेशनल 3-4 कंपनीज है उनकी R&D बड़ी अच्छी है, लेकिन वो फार्मर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वही जो मीडा है या क्लोरोपेरिफास है वो महंगा है, उनका R&D है लेकिन वो प्रॉपर करते हैं, लेकिन वो इतनी महंगी है फार्मर अफोर्ड नहीं करता। दूसरा ये कि फार्मर ने क्रेडिट पे लेनी होती है, अब क्रेडिट पे अगर आड़ती ने जो कह दिया, वो डीलर को पर्ची दे दी, वो डीलर का उनका खाता है, उन्होंने वहां से लेनी है। तो ये बहुत बड़े ड्राइवर्स हैं, आड़ती हो गया आपका, जो आपका जो है पेस्टिसाइड जो रिटेलर है, असल तो ड्राइवर वो है ना जो पेस्टिसाइड का वेंडर है, जो शॉप बना के बैठा हुआ गला मंडी के अंदर ही,
उसने ये नहीं देखना कि डॉक्टर साहब ने आज सावी के अंदर कौन सी चीज रिकमेंड की है, उसके अपने टारगेट है। और टारगेट डॉक्टर खालिद साहब छोटी सी बात है कि इमरान भाई हम आपको टोकते हैं जरा, हम इसीलिए चूंकि अभी ईद की छुट्टियां और रमजान से हम आए तो हम बिल्कुल ऑनेस्ट वाले मूड में हैं। हमारा ईमान इस वक्त बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे पहुंचा हुआ है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये हम मेरे ख्याल में थोड़ा सा समझाने करने की बात है। अगर हमारा जिम्मेदार कॉटन की फसल अच्छी लेगा, उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होएगी, 22-23 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट इससे होती है। तो सारा मकसद ये है कि इस सारी एक्टिविटी का ये मकसद है कि हम किस तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल पे जाएं। ठीक है जी। तो इसमें छोटी सी बात है, मैं भी ऑनेस्टली आज ब्लेंडेंट इसलिए बातें आपके फोरम की जो लिबर्टी है उसको ही मैं लेवरेज ले रहा हूँ कि जब फार्मर के पास पैसे नहीं है, उसने लेने आड़ती से, आड़ती ने देनी है पर्ची डीलर को, डीलर ने ये देखना है कि मुझे ये जो मीडा आया है ना, इसके साथ अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो है ना वो ₹1,00,000 का कूपन है, या मेरा एक थाईलैंड का या रशिया का विजिट है, या अगर कोई नेक बंदा है तो उम्रे का है कूपन। तो देखे ना, ड्राइवर फार्मर बेचारे के पास तो स्टीयरिंग नहीं ना रहा, स्टीयरिंग किधर चला गया ये। और वो बंदे कितने हैं, आपका एग्री एक्सटेंशन का बंदा एक तहसील में कितने होंगे, और वो कंपनियां जो है आपकी 850 कंपनी है, और उसको पता है उन्होंने क्या हुआ, जितनी बेचेंगे उतने तेरे बेच कमीशन। इमरान भाई ए तुसी साडा प्रोग्राम बंद ना करवा दे जी, पता लग क्या जी ये जरा सावी है ना जी। मैं इसको पॉजिटिवली बता रहा हूं कि इसका हल हमने ढूंढना है। भाई डॉक्टरां दी गल्लां सुनो जी। जी अली भाई आए जी, अली साहब तुसी फरमाओ सर सवाल। डॉक्टर खालिद साहब जी जी सर। ये जरा ये डॉक्टर ने दोन यार ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਫਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾई जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। और ये बिल्कुल बैठक इसलिए है कि हम फार्मर लेवल पे बात करें, कोई हम लेकिन करेंगे साइंस की तरफ लाएंगे बाद में, लेकिन आप बताएं सर। जी जी प्रैक्टिकल मसला। डॉक्टर साहब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा सा एक जो अच्छे फार्मर हैं, जैसे अब आप लोगों ने सावी वाला बड़ा अच्छा काम किया है, कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे ये सारी जो है ना ये डीलर जो आड़ती वगैरह इन सबसे जान छूट जाए इस मामले में। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक ये सारा मकसद ये है कि हम जब मिलके एक मसले के हल के लिए आएंगे, तो वो भी हमारे भाई हैं आरती, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कि चीज़ों में जब ऑनेस्टी आएगी ना जी, मकसद ये है कि हम दयानतदारी की तरफ बढ़ें और हमारा मुल्क उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो मैं इसका जो है पूछता हूँ, ये हमारे साथ मलिक यूसुफ साहब हैं। सर आप इसका जरा बताइए कि किस तरह से फार्मर को ये चीजें जब डिसीजन उसने लेना है कि स्प्रे करनी है नहीं करनी है, तो उसमें फिर हम बताएंगे कि टेक्नोलॉजी किधर आती है। तो ये यहाँ पे सावी की जो ऐप है, ये हम सैटेलाइट का डेटा भी बताते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, जो भी उसकी तरफ भी हम आएंगे। जी मलिक यूसुफ साहब। सर जी डॉक्टर साहब, ये तो एक मेरा तो डायरेक्टली ये बड़ा फेवरेट टॉपिक अब छिड़ गया है बात, मतलब जो ना फिर इस तरफ निकल आई है। तो हमारी इस जिन लोगों से जान छूट सकती है, ये कोई जिन नहीं है जो हमारे अंदर घुसा हुआ है और हम उससे इतने खौफजदा हैं। मसला ये है कि हमने अपने फैसले करने हैं खुद। कॉटन की क्रॉप इस तरह की है कि इसमें सुबह से शाम तक मतलब इसकी हमने मॉनिटरिंग करनी है और फिर हमने अपने लेवल पे डिसीजन खुद करना है। हमने यहाँ पे IPM का बहुत ज़्यादा कंट्री लॉन्ग प्रोग्राम चलाया और उसमें हमारे जो रिजल्ट थे बड़े सक्सेसफुल थे। तो मैं तो इसमें होपफुल हूँ कि ना इसमें कोई इतना बड़ा किसी हम कि बिल्कुल हाँ कुछ हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन किसान जो है उसको फैसले खुद करने चाहिए। और जब तक वो अपने फैसले खुद नहीं करेगा, उसको बीमारी कौन सी है और इस वक्त उसको स्प्रे की जरूरत है। आजकल ना सारी चीजें किसी भी किसान से, चाहे वो चोलिस्तान में है, चाहे वो डीजी खान के मतलब के या किसी रोड कोई में है, उसके पास अवेयरनेस लेवल जो है ना काफी हद तक अब बेहतरी उसमें आई है। तो हम इस टूल को यूज करते हुए हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी क्रॉप की नोयत को देखते हुए, अब जैसे हम इस पे जाएं तो अभी तो हमने उसको नहीं डिस्कस किया कि क्रॉप मैनेजमेंट को अगर हम इसमें देखें एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे इसके इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है कि सोइंग, हमने पहले सोइंग टाइम को डिस्कस कर लिया,
बहुत ये क्लाइमेट चेंज में और ये जो हीट वेव आई है इसमें उसका बहुत ही की फैक्टर है। डॉक्टर साहब ने भी उस पर फोकस करके उसको इलेबोरेट कर दिया कि 1 दिन डिले से जो है ना 1 मंथ, और इससे आप देख लें कि कितना हमारा लॉस होता है। इसी तरीके से अब हमारे इलाके में लेजर लेवलर का इस लेवल तक ट्रेंड है कि कोई बंदा उस वक्त तक जमीन की जो रिजेस वगैरह बनाता ही नहीं है जब तक वो लेजर लेवलिंग नहीं कर लेता। ये मोस्टली जो हम डेटा लेते हैं, हमारी टीम जाती है, हम लोग ये देखते हैं, तो उससे हमारी इरिगेशन की काफी हद तक बचत हो रही है। तो मैं फिर उस पे आऊँगा, मुख्तसर बात करूँगा, कोई लंबी चौड़ी नहीं, कि जब हम इसको देखेंगे एक हम विलेज लेवल पे किसान जो पूरे गांव का है उसकी हम नेटवर्किंग कर लें, वो अपने मसाइल एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें, उनमें से ज़रूर 1-2 ऐसे बंदे पोटेंशियल अल्लाह ने रखे होते हैं। जैसे हम तबलीगी जमात में भी जाते हैं ना, तो उसमें कोई इस तरह 1-2 बंदे इस तरह के होते हैं कि जो हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बजाय इसके कोई बहुत बड़ा लेक्चर दें कुछ आसान लफ्जों में। तो ये चीजें अगर हम इस पे पड़े रहें कि जी हमें डीलर माफिया है, हमें वो पर्ची दे देता है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में जो है ना अब इनसे हमें निकलना होगा डॉक्टर साहब। और बहुत अगर इस पे शुक्रिया, कोई थैंक यू सो सवाल मच करे तो डॉक्टर बेहतर है। साहब। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा। मैंने देखा माशाल्लाह हमारे ग्रुप में हमारे डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर अंजम अली भुट्टो साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। हम आपसे सर आपसे मैं असल में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात सुन रहा हूँ। जी जी, यहाँ हम पे ये मफीद मशवरा हम पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त जो हीट के हवाले से जो कॉटन की क्रॉप को जो किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिम्मेदार जी, को। आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इसलिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ सिग्नल वगैरह सही नहीं आ रहे। अभी आपकी आवाज आ रही है, आप 1-2 सेंटेंस में कुछ कह दें, आपके गोल्डन वर्ड होते हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप जी, इस वक्त कॉटन अंडर स्ट्रेस है जी, और हम नेंडर सिस्टम से कोशिश कर रहे हैं पानी लेने की, तो अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी गोइंग बैक टू हमारे जो डॉक्टर जहांजेब साहब, आप लेकिन डॉक्टर खालिद अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब को आपने लेना लाइन पे जरूर है। डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इनकी बातें आज की इस बैठक में कुछ ना कुछ जो है ना कंक्लूडिंग में इनको शामिल जरूर करना है। जी जी डॉक्टर साहब, आपका इस जगह जिधर थे कोई रुकोगे चाह पानी पीने वास्ते उत्थे फिर सानू जरा ऑनलाइन हो जाओ, वी हैव 10-15 मिनट्स। हाँ जी, तो जरा आपसे हम इंशाल्लाह जरूर आपकी जो है ना राय लेना चाहेंगे। और चूंकि जिम्मेदार इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखते हैं, हमारा एक सावी बैठक का प्रोग्राम जो है ना फेसबुक पे तकरीबन 30 से 40 हज़ार फार्मर जो है ना बाद में देखते हैं, तो ये अच्छा मैसेज है जो जाना चाहिए। और माशाल्लाह एक्सपर्ट्स की जो बात है उसकी बड़ी वैल्यू है, तो हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। तो लें जी डॉक्टर जहांजेब साहब की तरफ वापस जाते हैं। सर डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे अभी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें साहब? इमरान साहब ने तो पूछ लिया, कोई और जिम्मेदार भाई कोई भी अगर एक्सपर्ट कोई बात पूछना चाहे तो, नहीं तो हम जाते हैं वापस अपने डॉक्टर जहांजेब साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब। सर जी जी, अभी आप बताइए कि अभी हमारी अभी जो खाद का इस्तेमाल है, शुरू में हम ये कहते हैं कि कुछ दिन हमने खाद रोकनी है, कि हमने शुरू में नहीं देनी, वो पहले 30 दिन है, वो 40 दिन है, जिनकी फसल अभी 15 दिन की, उनको आप क्या राय देंगे खाद के बारे में? देखें जी, वैरायटी टू वैरायटी डिमांड्स डिफरेंट है। अब चूंकि मोस्टली अगर हम देखें तो लोगों का ये एक ट्रेंड बन चुका है कि वो वैरायटी हो जिसका फल नीचे से लगे और वो ऊपर तक लगता रहे। तो उसको जो पुरानी वैरायटीज होती थी उनकी जो खाद की रिक्वायरमेंट्स थी और इंसेक्ट पेस्ट के हवाले से भी वो इतना ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं आता था, क्योंकि वो ओल्ड थी, ओल्ड सिस्टम से आई हुई थी। अब जो नई ब्रीड हुई है सारी ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी ब्रीडर है वो अर्ली कॉटन वीट रोटेशन को देखने के लिए कि भी वीट जो है हमारी टाइम से लगे, तो उस हिसाब से हमने वैरायटीज बनाई। अब जितनी भी वैरायटीज लगती हैं उनकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है। अगर आप 35 से 40 दिन से फर्टिलाइजर स्टार्ट नहीं करते तो आपको स्टंटेड ग्रोथ और इस तरह की हीट और इस तरह की पानी की कमी में आपको ये सामना करना पड़ सकता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि 3 फुट से ऊपर तो ये सबसे बेहतर ये है कि आप
इस 35 से 40 दिन के टाइम में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुरू कर दें और ग्रोथ को देखते रहें, पौधे की ग्रोथ को देखते रहें, कहीं फूल ऊपर तो नहीं जा रहे। अगर फूल ऊपर जा रहे हैं तो समझे आप नीचे जा रहे हैं। तो उस वक्त से पहले पहले आप अपनी ग्रोथ को इतना ज्यादा कर लें कि आपका पौधा जो है वो नीचे अच्छी तरह पौधा अपना सिस्टम बना ले। तो शुरू डॉक्टर में जावेद साहब सर जरा दोबारा बताइए, ये जो फूल ऊपर जाने वाली चीज थोड़ा सा अपने ना थोड़ा सा दोबारा बताइए, मैं क्योंकि ये कहना चाह रहा हूँ कि 35 से 40 दिन में अगर आप फर्टिलाइजर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे भी बताया है, अगर आप उस हिसाब से खाद डालनी शुरू कर देते हैं तो आपका पौधा जो है ना वो ग्रोथ की तरफ साइमल्टेनियसली और फ्रूट की तरफ थोड़ा थोड़ा फ्रूट और ग्रोथ उसकी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन जो कपास का पौधा है इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है, यानी जो स्केरिंग से आप स्केर जब बनते हैं और फ्लावरिंग होती रहती है, उसका 2 मंथ टाइम है, 60 डेज का टाइम। और उसका 60 डेज का टाइम पहले अगर आपने एक दफा फ्लावरिंग लेनी है 60 डेज तक रहेगा और उसके बाद आपके बोल मैच्योर होने शुरू होने हैं। 95 डेज के बाद आपका पहला टिंडा खुल जाता है तकरीबन। उसके बाद आप मोस्टली बाजू का ये होता है कि 3 से 4 फुट की हाइट होती है उस वक्त। तो नॉर्मली क्या करते हैं फार्मर के उस वक्त फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर डालने की कोशिश करते हैं और ये बहुत सारी मुख्तलिफ जगह से ये आती है जी ग्रोथ रुक गई है जी ग्रोथ, वो उसने बहुत ज़्यादा लोड लिया होता है पौधे ने, तो वो ग्रोथ नहीं रुक रही होती है, एक्चुअली वो ओपनिंग की तरफ गया होता है। ज़ाहिर है ग्रोथ भी रुक जानी जब ओपनिंग की तरफ चले जाना है। तो क्या करना है उस स्टेज पे आपने कि 15 से 20 दिन बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं देनी, उसको ओपन होने दें, इरीगेट करते रहें। लेकिन जब आपकी ओपनिंग अच्छी तरह हो जाए आप उसकी पिकिंग वगैरह का प्रोग्राम रखें और उसके बाद आप उसको दोबारा फर्टिलाइजर दें। उसके बाद फिर तक आप 39 से 50 दिन तक फ्लावरिंग ले सकते हैं, 10 अक्टूबर तक। तो ये जो है ना कॉटन को समझना होगा कि ये इसका फ्लावरिंग टाइम 60 डेज है और कुछ वैरायटीज में 65 से 70 डेज भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है ना वो 60 डेज है जब वो स्केरिंग। 60 दिन सर, हाँ जी, तक हमारे जिम्मेदार थोड़ा चौकर नहीं अंग्रेजी समझते तो 60 दिन तक कहते हैं आपके फूल आएंगे। हाँ जी, हाँ फूल पहला फ्लश आएगा 60 दिन तक रहेगा, फिर वो अच्छा ओपनिंग शुरू होगी, फिर दोबारा 60 दिन के लिए दोबारा आएगी। अच्छा, ठीक है अगर ठीक अगर 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 आपने थोड़ा सा टाइम से लगाई हुई है, अगर आपने बिल्कुल ही लेट लगाई हुई है फिर ये आप समझ लें कि एक ही दफा ये फल लगना है और फिर दोबारा फल लगने की उम्मीद खत्म हो जानी है अगर आपने ग्रोथ नहीं करवाई कॉटन की सही। तो ये आप ये जो मैं टाइम बताया ये अगर आप 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से 1 मई तक लगा लेते हैं ना तो ये उसके लिए है। आप अप्रैल में लग जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर ये आप 2 दफा ले सकते हैं, मई जून जुलाई ऐसी ऐसी तरीक है कि जब हमने उससे ऊपर नहीं लेके जानी कपास की, उसको नहीं बीजना वो अगर तो गंदम लगानी है तो अक्टूबर से पहले पहले आपका सारा सिस्टम मुकम्मल होना चाहिए। तो अभी सोइंग बिजाई कब तक जो है मुकम्मल कर लेनी चाहिए हर हालत में? 15 मई तक तो होनी चाहिए ना। 15 मई का मतलब है सर ਅਸੀਂ अगले एक हफ्ता आज तो है अगले अगले इतवार तक हाँ अगर किसी को ज्यादा शौक है हो गया कि कॉटन लानी है ज़ाहिर लाना चाहिए, शौक भी होना चाहिए। ये है कि फिर पौधों हाँ जी पौधे की तादाद जी है ना वो बढ़ा लें, 9 इंच से पौधा कर दें अगर असी 20 मई तो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, आई थिंक बहुत बेहतर है। तो आई थिंक आज की बैठक का मकसद ये होता है कि हम जो ना ये मतलब जो अभी चूंकि हम शुरू की फसल के जो मसले हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई और हमारे कोलीग्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी कुछ वैरायटीज के बारे में पूछ रहे हैं, फेसबुक पे क्वेश्चन आया है हमें, वो उन्होंने पूछा है कुछ वैरायटी के बारे में पूछा है, तो अगर जरा उसके बारे में आप बताइए। उन्होंने एक तो क्वेश्चन किया है कि हतफ 3 और CS 2 के 3 के बारे में आपका क्या राय है, इनके क्या ये गर्मी को बर्दाश्त करेंगी? ये जो है ना जी 2 तो मेरा ख्याल अनअप्रूव्ड है, एक अप्रूव्ड है CKC 3। अच्छा ठीक है, तो अच्छे क्लियरली जरा बता दें कि हतफ 3 और CS 2 जो हैं 200 ये अप्रूव वैरायटीज नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदार हाथ लगाएं कि नहीं? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा दूसरे नंबर पे जो है अपना CKC 3 ये अप्रूव वैरायटी है,
इसको लगाएं आप, लेकिन ये इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है। ये जो हमने देखा है फील्ड में, ये आप अब ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि इसकी पैदावार जो है ना ज्यादा नहीं है। अर्ली में ये अच्छी है, अर्ली मतलब लग जाए, अप्रैल में लग जाए, मार्च में लग जाए, तो उसमें ये अगेती काश के लिए अच्छी है, लेकिन ये छेती काश में बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें एक लॉजिंग का मसला है। हाँ जी, फतियाना साहब का सवाल है, सॉरी माजरत साहब जी, फतियाना साहब। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन ये कि मैंने लगाई हुई 4 एकड़, ये अब वो फ्रूटिंग पे आ गई है, क्योंकि अब गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, उसमें फ्रूटिंग जो वो गिर रही है बार बार, मैं उसको पानी भी लगा रहा हूँ 3-4 दिन के किस इलाके में ये वैरायटी थोड़ा सा बताएंगे अली साहब, अली इमरान साहब? मैं साहिवाल से हूँ, पंजाब साहिवाल से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने डॉक्टर साहब 4 एकड़ लगाई हुई है, और ये मैंने 20 फरवरी को काश्त की थी डॉक्टर साहब। अब फ्रूटिंग पे और टिंडे बन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन चूंकि अब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रूटिंग केरा बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ डॉक्टर साहब, अगर इसमें कोई रहनुमाई फरमा दे तो आप। इसमें ये कर सकते हैं आपके, थोड़ा सा ये नाइट्रोफास 25-30 किलो डालें, और जी जी साथ ये करें कि जो शेडिंग है ना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जब 40 से ऊपर जाता है तो शेडिंग होती है। बहुत बाद वैराइटीज में बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आता, लेकिन ये जो अगर CKC3 लगाई है तो इसमें ये शेडिंग का प्रॉब्लम है ही ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाद में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप इसके लिए बोरान वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, 200 ml 5% जो है ना, जी जी 5% जो है ना वो आप यूज करें, लेकिन जी जी ये आजकल ही यूज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी कॉटन तकरीबन फरवरी की लगी हुई है, तो आपको ग्रोथ आप बता दें कितना, हाइट कितनी है उसकी? डॉक्टर साहब उसका हाइट जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट के दरमियान है। अच्छा, तो आप ना जो है ना बोरान अप्लाई कर लें, जी तो जी साथ नीचे से नाइट्रोफास भी दें थोड़ी सी। बेहतर डॉक्टर साहब बेहतर। बाकी जो है ना फोटो ये है तो आप हमें दिखा सकते हैं, अगर आपके पास फसल का फोटो है आपके कैमरे में तो आपको हम अभी अलाउ कर सकते हैं, आप हमें अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। और ये भी देखें कि आपको डस्की बग का मसला। डॉक्टर साहब मैंने ना इसको रिसेंटली स्प्रे किए हैं 2, एक बाइफेन्थ्रीन और क्लोथिनाडीन का किया है आज से 5 दिन पहले। डस्की बग का बहुत ज्यादा इशू था, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल है, उसका तो बड़ा अच्छा कंट्रोल हो गया है। अब रिसेंटली अच्छा, डॉक्टर साहब आज मैंने दोबारा, ये जो आपका ना शेडिंग जो है ना, ये पहली भी हो सकती है, आजकल दोनों ही चीजों की वजह से शेडिंग हो रही है, एक तो हीट की वजह से हो रही है, दूसरी ये जो डस्की बग है ये भी काफी शेडिंग का बायस बनती है। बर्ड्स जो है ना वो ड्राई होती हैं और वो पीली होकर गिर जाती हैं, ये जी जी उस बिल्कुल ऐसा ही है पे डॉक्टर साहब। ऐसे ही है। तो फिर आप इसको ना इसको भी देखते रहे, ये जो है ना ये इसका रिपीट स्प्रे भी करें। बेहतर जी। हाँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे जी ख्याल हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट रह गए, और कोई साहब क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का बहुत मशहूर हूँ, आज उन्होंने टाइम निकाला है हफ्ते वाले दिन, और इंशाल्लाह ये अभी हमारी जो सीरीज है आजकल कॉटन पे चलेगी, तो हम चाहते हैं कि जो कि ये बहुत सेंसिटिव फसल है और इसके हवाले से इंशाल्लाह हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो अगर कोई और क्वेश्चन है, जिशान आप कुछ पूछना चाहें? निशान आप म्यूट हैं जी। जिशान जी वालेकुम सर। जी 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 सर, नो कोई क्वेश्चन नहीं है जी, काफ़ी अच्छी मालूमात होगी आज जी। बहुत शुक्रिया। तो फिर जाने से पहले मेरे ख्याल में लास्ट मैसेज फिर लेते हैं, एक तो पहले डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब से लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब आपसे लेंगे। ये यूसुफ साहब आप जरा हमें बहावलपुर और अपने साउथ के हवाले से स्पेशली बताएं कि वहाँ पर हमें जो है कॉटन के हिसाब से आजकल फार्मर को, जिम्मेदारों को किन चीज़ों के ऊपर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। मतलब वो आरती की बात ना सुने, सावी की बात सुन ले। सावी आपको यही कहना चाहेगा कि आप अपने खर्चे कम करें, आप अपनी जो है इस स्लाइड से इसकी ऐप को देखें, आपकी फसल को देखें, इतना कुछ बताएंगे यूसुफ साहब? जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये है कि खुशखबरी की बात ये है कि ये कॉटन की रिवाइवल है, पिछले साल से भी इस साल जो है ना अब तक लोग इसमें काफ़ी बड़ी दिलचस्पी से, और जो मैंने चीज़ें देखी हैं या जो हमारे ख़ास तौर पे बहावलपुर में, साउथ पंजाब में, तो इंशाल्लाह इस साल उम्मीद की जा सकती है कि हमारी क्रॉप जो है ना पिछले साल से भी अच्छी होगी।
तो बाकी मैं इतनी डिटेल में, मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है, उन्होंने, उनका फील्ड भी है। तो जनरल सी बातें हैं कि इस वक्त जो हमने मशवरा देना है वो तो यही कहना है कि भाईजान आप बगैर किसी डिले किए हुए ना आपने फोकस करना है अपनी स्विंग पे। तो बाकी सारी चीजें जिसने कर ली वो तो अपनी मैनेजमेंट में आ जाए, और जो भी उसको इश्यूज हैं डे टू डे उसको हल, मतलब कि उसको खुद देखे। अगर उसको खुद उसका पता नहीं है तो हमारे एक्सटेंशंस के जो है ना स्टाफ है उनसे रब्ता करे, या आजकल जिस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, सावी है या बाकी हैं। बहरहाल इसमें किसानों के लिए यही मैसेज है कि अपनी आंखें खोल के रखें और सही फैसले सही वक्त पे करें, और इंशाल्लाह जो है ना हमारी काटन की क्रॉप अल्लाह के फजल करम से और हमारे किसान की मेहनत से बहुत अच्छी होगी, और ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी में भी मतलब जो है ना ये बूस्ट करेगी, और हमारे इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर के लिए भी जो है ना एक आमदनी का बेहतरीन जरिया बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपको हमने नमाज पढ़ते हुए उठाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप अपने कोई लास्ट अपने जो है, जिशान आपने हाथ खड़ा किया, जिशान आपके पास क्वेश्चन है, इसके बाद फिर डॉक्टर साहब से फाइनल कमेंट लेते हैं। जी जी सर डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फूल गिरने का अमल नेचुरल होता है, तो सर बता दीजिए कितने % तक मतलब हमें परेशानी नहीं करनी चाहिए, कि कितने % तक नेचुरल हो सकता है देखें और ज्यादा ये तो आप ये बताएं आपने वैरायटी कौन सी लगाई? ये सर वैरायटी है नियाब 878। अब इंशाल्लाह इसमें ही टॉलरेंस है, और जो हमने शेडिंग का डाटा लिया हुआ है तो उसमें ये बोल रिटेंशन का एक होता है, हमने डाटा लिया हुआ है और काफी कम्प्रिहेंसिव डाटा लिया था मेरे भाई। 70% तक भी शेडिंग हो सकती है, लेकिन ये जो और भी बहुत सारी है, इसमें ये है कि आप 50% तक अगर आपकी रिटेंशन हो जाती है यानी कि सीजन में तो, और हीट वेव में, तो मेरा ख्याल है ये आप सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छी पैदावार आएगी। और बहुत ज़्यादा जो है ना आप ओवर कॉन्शियस होंगे तो वो उसकी शेडिंग रुकनी जानी, उसके लिए यही होता है कि आप ना ये बोरान वगैरह का एप्लीकेशन करते हैं, कोई थोड़ा सा ये मैंने बताया था इजाबियान और सी मैक्स वगैरह ये वाले प्रोडक्ट यूज कर लें, या एक स्वाद का है हेडलैंड मल्टी, उसकी उसकी वो 1100 रुपये का 1200 रुपये का आ जाता है, और वो 4 से 5 एकड़ के लिए होता है, यानी आप पूरे सीजन में वो यूज कर सकते हैं। उसमें ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, अगर वो आप यूज कर लें तो ये कम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, कोई चीज जीरो नहीं हो सकती। अगर सर मैं जिस तरह आपने बताया कि स्प्रे कर सकते हैं, अगर हम अर्ली में आए तो कितने दिन की फसल पे इन चीजों का स्प्रे कर सकते हैं? आप जब आपका फल आना शुरू है ना फिर ही स्प्रे करें, छोटी कपास को इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप जब थोड़ा सा फ्रूट पे आएगा तो सारा फ्रूट ही गिरेगा ना आपको, उस वक्त आप केयर करें और नाइट्रोफास बीच में यूज करें लाजमी। सिर्फ नाइट्रोजन, ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन भी वो आपकी अच्छा, तो नाइट्रोजन कम यूज करें ग्रोथ को एक और फसल को सुबह शाम देखें। अगर आपने कॉटन लगाई है तो उसके लिए एक अंग्रेजी का मकूला है स्टिचिंग टाइम सेव्स टाइम, अगर आप टाइम पे काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप एक दिन कहते हैं, अगर आपने वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम है, अगर आप कहते हैं कि आज मैंने वाइट फ्लाई की बजाय कल स्प्रे करना है, तो आप ये बताएं कि जो आज के दिन की वाइट फ्लाई मल्टीप्लिकेशन कर रही है वो कल कैसे कंट्रोल होगी। यानी आज अगर आप देखते हैं ना कि मसला बढ़ रहा है तो आप उस कॉटन को आज डील करें, आज की बजाय कल डील ना करें, कल तो कोई और ऑपरेशन करना होगा आपको, तो आज की वैल्यू को जाने और कल से बचें। ये मेरा एक मैसेज है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने, मैं आपकी बात को दोबारा जो है ना एलैबोरेट दोबारा मतलब बताता हूँ कि ये जो आपने डॉक्टर बहुत अच्छी बात की कि परेशान नहीं होना कि अगर कोई फूल गिर रहे हैं तो वो जो कई दफा ये होता है कि जो सेहतमंद फूल नहीं होता खुद गिर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अगर 50% तक भी गिर जाए तो इतनी फिक्र वाली बात नहीं है,
या मतलब आप थोड़ा सा इसको दोबारा बता दें कि आम वैरायटीज में अगर ट्रेंड हो कोई, जैसे ये तो अभी तो जिशान ने तो एक स्पेसिफिक वैरायटी की बात की ना, तो अगर आम वैरायटी में यहाँ इतने लेवल तक फ्रूट गिर रहे हैं तो परेशान नहीं होना, ये एक नेचुरल है, या तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा। और कॉटन में ये 50% आपका गिर गया है, तो ये इस तरह है कि अब गिर रहा है ना आपका फल, अभी तो स्टार्ट है। अगर आप उसमें कुछ बोल ले लेते हैं, 15 बोल ले लेते हैं, 20 बोल ले लेते हैं, तो देखिए ना 15 से 20 डोडियां तो 40-40 भी लगी होती है। अगर वो 40 की 40 स्टार्ट में अगर फ्रूट बन जाए तो आपका तो इतना फल लग जाएगा पौधे को कि आपके 400 टीडे भी लग सकते हैं। फिर इस तरह तो अगर आपकी शेडिंग ही नहीं तो फिर टीडे लगने हैं, तो फिर आपके पास पाकिस्तान में पास रखने की जगह ही रहती। तो पौधा बेचारा नहीं जिंदा रहेगा ना जी, तो ये हाँ, हमने देखा है अच्छा आम में उसमें भी ये है लगता है कि बूट एक देता है। जी 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 जी। हाँ जी, उसके बाद ये है कि आपका पीक टाइम आने वाला है उसमें, इसके बाद अगस्त सितंबर का, उसमें टेम्परेचर माइल्ड होगा, आपकी मैक्सिमम रिटेंशन होगी उस वक्त आपकी रिटेंशन जो है ना, अगर आप 40-50 पे हैं, अगर 50 लगती हैं तो 25 सेट होते हैं, तो बाद में आपके 50 सेट हो सकते हैं। यानी अगर मौसम ठीक रहता है उसके बाद और आप उसको हार नहीं मानते तो कार्टन जो है ना ये एक ट्री है, और इस ट्री को आप इसको केयर करते रहेंगे तो ये जो ट्री है ना ये आपको रिस्पॉन्स देगा, और अगर आप इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ये बैकफायर करेगा। बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपने क्या कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया। हाँ जी ठीक है जी। तो ये बैठक जो है ना ये लाइट मोड में होनी चाहिए। प्लीज आप आइए, फार्मर हजरात, आप हमारे किसान भाई आइए, इसमें तशरीफ लाइए कीजिए, क्रॉप के फसल के बारे में जो मसले हैं वो बताइए, जो हम गलत फहमी हमारे वो बताइए। इसको हम जो है ना इतना सीरियस नहीं मतलब बनाते, इसको बड़ा एक नाम इसका ना बैठक है, बैठक जिसमें गपशप लगती है, आप वो चीज़ों को भी सीखते हैं। तो हम हमारे मुअज़्ज़म मेहमानों का बहुत बहुत मशकूर है, उन्हें हफ्ते वाले दिन शाम को टाइम निकाला। ये हर हफ्ते को होती है 8 से 9 बजे, ठीक है जी। तो अगर आपको क्वेश्चन अभी अगर ज़हन में आता है वो आप तशरीफ ला सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पूछ सकते हैं। एक हमने सावी सवेरा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हमारी सावी की टीम लीड करती है। वो हर सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा 5 दिन होता है, सुबह के टाइम 9 से 9:30 बजे। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सारा मकसद जो है हमारा ये है कि हम जो है ना इस फसल में, क्योंकि ये फसल बड़ी, इसमें साइंस चाहिए, समझने के लिए चाहिए कि पौधे की साइकोलॉजी समझे, कि उसकी नफ्सियात समझे, पौधे की जो तो थोड़ा सा माइंड, चूंकि आपने इतना इस पे इन्वेस्ट किया है, और ये पाकिस्तान का ये आपका कहते हैं कि ये सोना है, सोना फसल है, चांदी मतलब एक जो कलर कह रहे हैं कपास जो है वो सोना है पाकिस्तान के लिए। तो बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और हमारे मौजूद मेहमानों, और इसके अलावा जो हमारे काश्तकार भाइयों ने शिरकत की, आपका बहुत मशहूर है, फतियाना साहब आपका, और पहले जो कुलीग थे उनका। तो थैंक यू सो मच आपका, अल्लाह नेगेबान। इंशाल्लाह अगली बैठक में फिर इंशाल्लाह इसी कॉटन पे मिलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और अपनी टीम के साथ, सावी की टीम, सावी व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सावी की ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आपको मौसम का जो है हाल मिलेगा, अगले 8 दिनों में आपका मौसम कैसा है, वहाँ पर आप फर्दर इंफॉर्मेशन और पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।